गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं। बीएमसी वाले पार्ट को कर रहे थे, ऑलरेडी हमने फ्लेवर्स डिस्कस कर दिया है, वो आपके सेक्शन पे अपलोड हो गया है। फ्लेवर्स वाले वीडियो को आप देख लीजिए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। उससे पहले कल हमने आपको ये फ्लेवर्स दिखाया था, दिस इज अ फ्लेवर्स। ये हम कंप्लीट 8 चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब इन 8 चैप्टर में से हर एक चैप्टर को एक एक करके करेंगे। और पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब हमारा पहला वाला चैप्टर स्टार्ट होगा और इस पहले वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ें अपने कॉपी पे नोट करिएगा। अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये जो नोट्स पीपीटी के नोट्स हैं ये आपके सेक्शन पे अपलोड हो जाएंगे। इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग नोट्स खुद के बनाएं। खुद के नोट्स बनाने से कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे। और नोट्स के अंदर इन पूरी की स्क्रीन के अंदर वही चीज़ें मैं लिखता हूं जो आपके नोट्स में लिखने लायक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप छोड़ सकते हैं, सारी ही चीज़ें आप अपने नोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा जो मैं कुछ लिखा हूँ स्क्रीन के अंदर। ये फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स को आप नोट कर लीजिए। फ्लेवर्स के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे कि हमारा किस तरीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट कोर्स एक्सेस करने के लिए 10 सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना। और ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं बेसिकली कि जो थोड़ा सा चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम भूमिका बनाते हैं। जब तक हमारा एक भूमिका बन जाएगा पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल, यानी हम पढ़ने वाले हैं क्या, बिल्डिंग, जस्ट अ मिनट, बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो कोई ना कोई मटेरियल का यूज़ करके बनाया जाता है। सम काइंड ऑफ मटेरियल, कोई सा मटेरियल हो सकता है, सम काइंड ऑफ मटेरियल्स। जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर किसी न किसी मटेरियल से मिलके बने होते हैं और उन मटेरियल को अपन बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। एनी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल, या फिर इसे बिल्डिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। अब जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, आपने मटेरियल का यूज किया है, तो उसमें किस किस टाइप के मटेरियल हैं, इन मटेरियल के भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इन मटेरियल को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले टाइप के मटेरियल को हम कह सकते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। थोड़ा समझते चलिए, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे। सभी सभी लोग कहते हैं कि भैया जो ये सब्जेक्ट हो ना रटने वाला होता है, रट लो काम हो जाएगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, रटने से काम नहीं होता। कॉन्सेप्ट यदि आपके बिल्डअप है बहुत अच्छे से तो आपको याद करने में भी बहुत ही हेल्प हो जाती है। और आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप कंप्लीट सब्जेक्ट को एंजॉय करने वाले हैं। एक एक करके नोट करते चलिए। पहले टाइप का जो मटेरियल होता है वो फेमेंटिंग मटेरियल होता है। अब फेमेंटिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, जैसे फेमेंटिंग मटेरियल में आपका फेमेंट ही आ गया, ठीक है, फेमेंट आ गया। दूसरा मटेरियल आपका हो सकता है लाइम आ जाए, फेमेंटिंग मटेरियल जिप्सम आपका हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल क्या फेमेंटिंग मटेरियल होते हैं, जो डिफरेंट यूनिट को बाइंड करने का काम करते हैं। डिफरेंट यूनिट को क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूनिट को बाइंड करने का काम करते हैं। हालांकि जो आपका लाइम है, लाइम फेमेंट है, फेमेंट के अंदर लाइम और जिप्सम दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो फेमेंटिंग मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, दिस मटेरियल विच आर यूज टू बाइंड डिफरेंट यूनिट। डिफरेंट यूनिट को बाइंड करने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं दैट इज नोन एज फेमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। और फेमेंटिंग मटेरियल में आपका फेमेंट आ जाएगा, लाइम आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा। फेमेंट के अंदर लाइम और जिप्सम दोनों होते हैं। आगे इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ब्रीफ में बता रहा हूँ थोड़ा सा। दूसरे टाइप के जो मटेरियल होते हैं, दूसरे टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं, आपके सॉलिड मटेरियल होते हैं। कौन से मटेरियल होते हैं, सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल्स में कौन से मटेरियल आते हैं, सॉलिड मटेरियल में कौन से मटेरियल आते हैं, सॉलिड मटेरियल में मटेरियल आते हैं जो लोड को कैरी करते हैं, जो लोड कैरी करते हैं, जो लोड को लेते हैं, है ना। लोड लेने वाले मटेरियल को सॉलिड मटेरियल कहते हैं। अब लोड लेने वाले मटेरियल में क्या आ जाएगा, जैसे आपका स्टोन है, स्टोन है, ब्रिक है, टिम्बर है, ठीक है। ये सारे के सारे कंक्रीट है, ये सारे के सारे मटेरियल क्या होते हैं, एग्रीगेट है। ये सारे के सारे मटेरियल क्या होते हैं, लोड लेने वाले मटेरियल होते हैं, तो सॉलिड मटेरियल में आ जाएंगे। तीसरे टाइप के मटेरियल होते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल। कौन से मटेरियल होते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल।
अब ये जो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो ये आपके प्रोटेक्टिव मटेरियल होते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दीज मटेरियल प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम वेदरिंग एक्शन। जो हमारे स्ट्रक्चर के आउटर सरफेस होते हैं, इन आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इन आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं। प्रोटेक्टिव मटेरियल जैसे हमारे बिल्डिंग की वाल हो गई, इसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग की वाल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं, पेंट आ गया आपका। ठीक है, वार्निशेस होते हैं, पेंट होता है, वार्निशेस होते हैं। ठीक है, डिस्टेम्पर्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल होते हैं। तो हमने 3 टाइप के मटेरियल को क्लासीफाई किया है। मैं चाहूँ तो इनको आपको लिखवा देता हूँ, आप इनको लिख भी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इनको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बट हालांकि मैंने बता दिया तो इनको आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं क्या बताया कि बिल्डिंग मटेरियल यानी कोई भी आप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए सम काइंड ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वो मटेरियल को हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया है। ठीक है, पहला टाइप का मटेरियल हमारा है सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जो डिफरेंट यूनिट को बाइंड करने का काम करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, ये आपके सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं। दूसरे टाइप के मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल में कौन मटेरियल आते हैं, जो लोड कैरी करते हैं, जैसे स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, कंक्रीट, एग्रीगेट, ये सारे के सारे सॉलिड मटेरियल में आ जाएंगे। तीसरा मैंने बताया कि प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, लेट सपोज कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के आउटर सरफेस को वेदरिंग एक्शन के थ्रू, जो वेदर के द्वारा जिसमें इफेक्ट आने वाले हैं, उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पेंट होते हैं, वार्निशेस होते हैं, डिस्टेम्पर होते हैं। तो इनको अपने लैंग्वेज में आप नोट्स बना के लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अपने सॉलिड मटेरियल होते हैं। सॉलिड मटेरियल में हमारा पहला मटेरियल है स्टोन, जो मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था, बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स। तो इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए पहले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब पहले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमारा यूनिट है बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स। अब ये जो बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सभी एग्जाम में सिलेबस कॉमन होता है और क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि इसके कॉन्सेप्ट को आप एक एक करके समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल आता है सर, इस यूनिट 1 में हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमने बीएमसी आपको स्टार्ट किया तो हमने बताया कि भैया हमारे ये 8 चैप्टर हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारा पहला चैप्टर है, इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्टडी करने वाले हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उनको भी हम जिक्र करेंगे। तो देखिए आपके स्लाइड में हो रहा है कि हमारे 11 टॉपिक हैं। ठीक है, ये 11 टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा रहने वाला है फोर्स ऑफ स्टोन। ठीक है, फोर्स ऑफ स्टोन, स्टोन कहाँ से आप पाते हैं, क्या फोर्स है। फिर आपको पता चलेगा कि भैया स्टोन आते हैं रॉक से, तो रॉक कितने टाइप के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन आप रॉक पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारा रहेगा कि जो रॉक होते हैं वो मिनरल से मिलकर बने होते हैं, तो उन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रॉक के अलग अलग टेक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फाइन स्ट्रक्चर होता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। रॉक्स में फ्रैक्चर होता है, उसके बारे में देखेंगे। उन जो हमारे स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन के अंदर बहुत सारे आप टेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी आप स्टोन देखेंगे, भाई ग्रेनाइट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बेसाल्ट के अंदर कौन सी होती है, ट्रैप के अंदर क्या होती है। ठीक है, उनके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। फिर हम ये देखने वाले हैं कि जो भैया आपका चट्टान होती है, इस चट्टान से जब स्टोन आप निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से आपके इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। फिर आप ये देखेंगे भैया जो स्टोन आप निकालते हैं रॉक से, उसको हमें किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करना है तो ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है, तो ड्रेसिंग आप स्टोन के बारे में देखेंगे। फिर डीके आप स्टोन का क्षरण या फिर डिटेरियोरेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे। यदि डीके हो रहा है स्टोन का तो उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा आ जाएगा 9th वाले टॉपिक में। फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल स्टोन के बारे में देखेंगे। फिर हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से स्टोन यूज होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास
11 टॉपिक हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं, और इतना शानदार तरीके से स्टडी करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पूरे के पूरे टॉपिक को कर लिया, और हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, ठीक है। कि हमारे पास क्या था, हमने रॉक से स्टोन निकाला, फिर स्टोन के क्लासिफिकेशन पढ़े, फिर स्टोन के प्रॉपर्टी पढ़े, फिर टाइप ऑफ स्टोन पढ़े, ऐसे करके सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं गाइज इनमें से 11 टॉपिक में जो सबसे क्रूशियल टॉपिक होते हैं, जहाँ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 6 टॉपिक होते हैं। जस्ट अ मिनट, ये 6 टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आप नोट कर लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि लास्ट मोमेंट में क्या रिवीजन करके जाएं, तो ये आपके 6 टॉपिक है। इनको अच्छे से आप नोट कर लेना। रॉक फार्मिंग मिनरल, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, यूजेस ऑफ स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स यानी प्रॉपर्टी जो मैंने पिछला आपको दिखाया, और टेस्टिंग ऑफ स्टोन। ये 6 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना होगा। ये मैंने आपको टॉपिक के बारे में बता दिए। अब जो टॉपिक है उनमें पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ स्टोन। फोर्स ऑफ स्टोन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और फोर्स ऑफ स्टोन स्टडी करने के बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को हम देखते हैं। ये आपका पहला टॉपिक है फोर्स ऑफ स्टोन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ स्टोन में हमने 3 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि जो स्टोन होता है वो रॉक से मिलता है, यानी स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, रॉक से मिलता है। अब जो साइंटिफिक स्टडी होती है रॉक के बारे में, यदि रॉक के बारे में आप साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। ये सवाल आया हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक जो होता है पेट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर रॉक मिलता कहाँ है, यानी अर्थ के किस लेयर में रॉक होता है, तो अर्थ के जो रॉक्स बेसिकली फॉर्म द आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही आपको रॉक देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ही आपको रॉक देखने को मिलता है। मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखाता हूँ एक एक करके इन चीज़ों को, ठीक है। इमेजेस के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको अर्थ का इमेज है, ठीक है। अर्थ का पूरा इमेज है, आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 लेयर है। एक तो आपका क्रस्ट है, ठीक है, जिसे अर्थ क्रस्ट आप कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, मेंटल लेयर होता है, ठीक है। इनकी डेप्थ होती है कि कहाँ से कहाँ तक अर्थ क्रस्ट रहेगा, कहाँ से मेंटल रहेगा, कहाँ से कोर रहेगा। और डेप्थ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका कोर वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका सबसे इनर वाला कोर होता है, समझते चलिए, जो सबसे इनर वाला कोर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका इनर वाला कोर होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। लेकिन जो आउटर कोर होता है ना, ये लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और इसे क्या कहते हैं, मोल्टेन मैग्मा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्टेन मैग्मा भी कहते हैं। मोल्टेन मैग्मा भी कहते हैं, या प्लास्टिक मैग्मा भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक मैग्मा भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, बिल्कुल ही लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। कहाँ होता है, आउटर कोर में। ये पता होना चाहिए कि जो धरती के अंदर जो आपका आउटर कोर होता है वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कोर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर की वजह से जो माफेस हैं, जो अंदर माफ है, वो क्या है, पिघले हुए अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। अब जो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है उसी को अपन मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए ब्रैकेट में लिक्विड स्टेट में। ये सारी ही चीज़ें आपको नोट के अंदर लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। लिक्विड स्टेट में रहता है, क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। अब आगे होता क्या है, देखिए आपको पता चल गया कि आउटर कोर के अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। अब हमारा जो मैं एक इमेज बनाता हूँ यहाँ पास, जस्ट अ मिनट, मैं एक पेज इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं एक इमेज बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। जैसे देखिए ये अर्थ था, अर्थ के अंदर जो ये वाला कोर वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो कोर वाला पार्ट है, इसको आउटर कोर कह सकते हैं, ठीक है, आउटर कोर कह सकते हैं। यहाँ जो मैग्मा है वो लिक्विड स्टेट में है। इसी को अपने कॉपी पे आप बना लीजिए, ठीक है, इसी को अपने कॉपी पे आप बना लीजिए। और यहाँ बहुत सारे फिफर्स या क्रैक्स होते हैं, बहुत सारे फिफर्स या फिर क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक की वजह से, इन फिफर या क्रैक की वजह से, माने क्या है, क्रैक है, इन क्रैक की वजह से जो अंदर मैग्मा होता है पिघले हुए अवस्था में ऊपर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद एक कूलिंग के थ्रू, यानी ठंडा होकर के क्या बन जाता है, जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसे लावा कहते हैं।
क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो जब ये मैग्मा अंदर था, जब ये अंदर पिघले हुए अवस्था में था तो फिर क्या बोलते थे अपन, मैग्मा बोलते थे। लेकिन जब निकल करके अर्थ क्रस्ट के ऊपर, धरती के ऊपर आकर के जम गया है, इसे लावा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। अब ये जब कूलिंग होकर जम गया तो लावा कहते हैं। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर अपन क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि किस टाइप से रॉक का फॉर्मेशन होता है। जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था 4 ऑफ स्टोन में कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि जो हमारा मैग्मा अंदर आउटर कोर में लिक्विड स्टेट में था, किसी कारणवश, ठीक है, अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, किसी कारणवश वो बाहर निकलता है और ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसे लावा कहते हैं। सूखने के बाद इसे रॉक कहते हैं। दरअसल ये आपका होता है इग्नियस रॉक। क्या होता है, इग्नियस रॉक। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देखेंगे तो इस वाले पॉइंट को मैं और डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा। इस वाले पॉइंट को और डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो 4 ऑफ स्टोन से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोन हमने रॉक से प्राप्त करते हैं और साइंटिफिक स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो हमारी रॉक होती है बेसिकली आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में देखने वाले हैं। तो ये आपके पास ये टेबल दिख रही होगी, स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है। कि रॉक को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है वो होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन रहने वाला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी उत्पत्ति के आधार पर उसको हम करने वाले हैं। किस तरीके से, या फिर फार्मेशन के बेस पे कह सकते हैं इसको, ठीक है। फार्मेशन के बेस पे किस तरीके से रॉक का फार्मेशन होता है, उसके बेसिस पे रॉक को कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेशन। फार्मेशन के बेस पे हम देखने वाले हैं। पहले टाइप का हमारा जो रॉक होता है इग्नियस रॉक्स होते हैं, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। सवाल पेपर में आता है कि रॉक को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप से, जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो दिखती है रॉक किस तरीके से दिखती है। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से केमिकल से वो रॉक बनी हुई है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें 3 टाइप की रॉक होती है। आपकी इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब जो इग्नियस रॉक होती है कैसे बनती है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पास। ये पेज आपके पास है, ठीक है। इसमें मैं डिस्कस करता हूँ इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा और डिटेल के अंदर, ठीक है। और डिटेल के अंदर मैं बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ होता है, अर्थ के अंदर जो आउटर कोर वाला पार्ट होता है, जो आउटर कोर वाला पार्ट होता है, यहाँ जो लिक्विड, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझते चलिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना इसको कहानी के फॉर्म में समझिएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आउटर कोर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो मासेस होते हैं, जो मटेरियल होता है लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यानी प्लास्टिक स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक की वजह से मैग्मा बाहर निकलता है। ये मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो यह क्या ठंडा हो जाएगा, कूल होकर के ठंडा होकर जम जाएगा। इसे लावा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। और जब लावा सूख जाता है इसे अपन क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। तो इस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन हुआ और इसी को कहते हैं इग्नियस रॉक। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ रॉक को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। अब ये रॉक आपकी बन गई, ठीक है। समझो कि मान लो यहाँ पास कोई रॉक डिपॉजिट हो गई है, ठीक है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये रॉक आपकी डिपॉजिट हो गई है। यहाँ पास क्या है, ये रॉक डिपॉजिट हो गई है। ये आपकी रॉक हो गई। तो ये जो आपकी रॉक होगी ना, ये आपकी इग्नियस रॉक कहलाएगी। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। इसमें भी 2-3 कैटेगरी होती है। 2-3 कैटेगरी क्या क्या होती है ये समझ लेते हैं। हालांकि मैंने चीज़ में आपको लिखवा दिया हूँ पहले भी। मैंने इसमें जो आपकी पीपीटी है ना, पीपीटी टाइम बनाते टाइम मैंने सारी चीज़ें आपको नोट करवा दी है।
बट मैं कुछ चीज़ें ना लिख लिख के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से फील हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ए पर्टिकुलर सिचुएशन समझिए इसका, जैसे यहाँ पर आप देखिए इग्नियस रॉक क्या होता है समझ में आ गया है ना, इग्नियस रॉक क्या होता है समझ में इतनी आ गई। तो मैं इस पॉइंट को मैं आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इग्नियस रॉक के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। इन पॉइंट को देखिए मैंने क्या लिखा है, द इनसाइड पोर्शन ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट। जो अंदर का अर्थ वाला पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इसके अंदर मोल्टेन रॉक होता है जिससे अपन क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो मैं डिफिनेशन के टर्म में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। फिर क्या होता है, दिस मैग्मा ट्राई टू कम आउट थ्रू द क्रैक एंड वीक पोर्शन टू द सरफेस ड्यूरिंग विच कूलिंग ऑफ मैग्मा अकर्स इट सॉलिडिफाई एंड बिकम रॉक। दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। आपसे कोई पूछे, छोटा सवाल पूछे, भैया आपने टीसीपी से पढ़ा, बताइए इग्नियस रॉक क्या होती है, तो आप बताएंगे कि भैया जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के इनसाइड पोर्शन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसके कारण वहाँ क्या होता है, जो रॉक होती है ना वो लिक्विड स्टेट के अंदर, जो मटेरियल होता है लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। आप रॉक मत कहना, आप क्या बोलेंगे, जो मटेरियल होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है जिसे अपन मैग्मा कहते हैं। अब क्या होता है, जो मैग्मा होता है जहाँ क्रैक होते हैं, जो वीकर पोर्शन होता है वहाँ से ट्राई करता है बाहर निकलने के लिए, वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। बाहर निकल के क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। अब जो बाहर निकल के डिपोजिट हो जाता है फिर सॉलिड हो जाता है ठंडा होकर के, इसे अपन इग्नियस रॉक कहते हैं। तो सर जो इग्नियस रॉक हो गई, सर एक बात बताइए, जब ये अंदर से बाहर निकल रहा था तो ऐसा भी तो हो सकता है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जब ये अंदर से बाहर निकल रहा था, जैसे मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। और मैं नीचे ले रहा हूँ ना, ये डेप्थ है, ये डेप्थ नीचे, ये आपका कोर वाला पार्ट है, ये कोर वाला पार्ट है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये रॉक मतलब जब मैग्मा नीचे से ऊपर निकल रहा था तो हो सकता है कुछ जहाँ पास निकले वहीं पास डिपॉजिट हो जाए। मान लीजिए कुछ यहाँ पास डिपॉजिट हो गया, कुछ बीच में डिपॉजिट हो गया, कुछ ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। तीन टाइप की सिचुएशन बन सकती है यहाँ पास तीन टाइप की सिचुएशन बन सकती है। कुछ क्या है, नीचे डिपॉजिट हो गया, कुछ बीच में डिपॉजिट बीच में डिपॉजिट हो गया, कुछ ऊपर आके डिपॉजिट होता है, कुछ ऊपर आके डिपॉजिट होता है। अब एक बात बताइए, जो मैग्मा नीचे रह जाएगा, जो मैग्मा नीचे होके डिपॉजिट हो जाता है, नीचे रहता है डिपॉजिट हो गया, और कुछ बीच में कुछ ऊपर आ जाता है, तो जो नीचे ही रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक। समझते चलना, बहुत काम की चीज़ बताऊंगा यहाँ पास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पास सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप यूं ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये प्लूटोनिक रॉक होता है, कुछ बीच में आकर के जम जाता है यहाँ पास, इसे बोलते हैं हाइपे बेफाल रॉक। क्या बोलते हैं, हाइपे बेफाल रॉक, ठीक है। और जो ऊपर आकर के डिपॉजिट होकर जमा होता है उसे वोल्केनिक रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। इसे वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। अब यहाँ पास देखिए, मैं यहाँ पास एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पास कुछ ऐसा हुआ, इस इमेज में थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें आपको। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सी। ये कलर देखिए, यहाँ पास कुछ क्या है, ये आपको मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, यहाँ पास क्या है, कुछ आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये कुछ डिपॉजिट हो गया, मैं मान लेता हूँ कुछ यहाँ पास बीच में डिपॉजिट हो गया, कुछ बीच में डिपॉजिट हो गया, और कुछ आके आपका ऊपर डिपॉजिट होता है। जो मैं बता रहा हूँ मैं यहीं पास लिख देता हूँ। ये आपका क्या है, हाइपे बेफाल रॉक है, हाइपे बेफाल रॉक। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लेना। ये आपका क्या है, प्लूटोनिक रॉक होता है। क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक होता है। और जो ऊपर आके डिपॉजिट होता है ये आपका होता है वोल्केनिक रॉक। क्या होता है, वोल्केनिक रॉक होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए, जो धरती के ऊपर आके डिपॉजिट होता है, जो मैग्मा धरती के ऊपर आके डिपॉजिट होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ध्यान से, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जो मैग्मा धरती के नीचे ही डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, धरती के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब यहाँ पर समझिए, जो धरती के ऊपर आ जाता है ना,
धरती के ऊपर आने के कारण यहाँ पर एयर वगैरह प्रॉपर मिलती है, तो यहाँ रैपिड कूलिंग होती है। जो कूल होते हैं, जो अपना जो राख होता है या फिर कह सकते हैं मैग्मा कहेंगे ना, जो मैग्मा है कूल होता है क्विकली, यहाँ पर रैपिड कूलिंग होती है। क्या होती है? एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग होती है। अब रैपिड कूलिंग होने की वजह से जल्दी से ठंडा होकर के जम जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी क्रिस्टल नहीं बन पाते। लेकिन जहाँ धीरे धीरे कूलिंग होती है, जैसे अर्थ के नीचे जो बनते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो प्लूटोनिक रॉक के केस में, अर्थ के नीचे जब ये धीरे धीरे ठंडा होते हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे हैं तो वहाँ टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में है, तो ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ठंडा होने में स्लो कूलिंग होती है। क्या होती है? स्लो कूलिंग होती है। अब स्लो कूलिंग होने की वजह से इसके क्या प्रॉपर क्रिस्टल बनते जाते हैं, है ना, प्रॉपर क्रिस्टल बनते जाते हैं। इसे कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। समझ में नहीं आ रहा है ना? फिर बता रहा हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि धरती के नीचे ही पहले जैसे मैग्मा ऊपर निकल रहा था, है ना, नीचे फिर ट्राई कर रहा था कोर, आउटर कोर वाले पोर्शन से ऊपर निकलने के लिए, तो कुछ क्या होता है, नीचे ही डिपॉजिट हो गया, जम गया। तो उसमें क्या धीरे धीरे कूलिंग होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में है। अब धीरे धीरे कूलिंग होने की वजह से आराम से कूलिंग होगी, तो प्रॉपर क्रिस्टल बनते जाएंगे, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेकिन जो मैग्मा धरती के ऊपर आ गया है उसमें रिपीड कूलिंग होती है, मतलब फास्ट कूलिंग होता है, क्यों कूल होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर क्रिस्टल नहीं बन पाते, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप समझेंगे, आपसे पूछे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कौन कौन से आता है, तो आपका हाइपरबेसाल्ट रॉक आता है और प्लूटोनिक रॉक आता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में कौन सी रॉक आती है? वोल्केनिक रॉक होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल बन सकता है, जैसे प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, अभी हाइपरबेसाल्ट रॉक के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और वोल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो वहाँ पूछेगा कि इनमें किसमें रिपीड कूलिंग होती है, किसमें फ्लो कूलिंग होती है। तो जब इनके कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे, जड़ पता रहेगी, तो आसानी से आप कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? यहाँ तक आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इग्नियस रॉक को आपने प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया 3 टाइप से। पहला हमारा टाइप क्या था? प्लूटोनिक रॉक। दूसरा हमारा था हाइपरबेसाल्ट रॉक। तीसरा हमारा था वोल्केनिक रॉक। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, और इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपका इग्नियस रॉक होते हैं, फिर कई नाम से सवाल पूछते रहते हैं, उनके नाम के बारे में देखेंगे। तो जैसे इस स्लाइड में देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है जो डायरेक्टली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं। ठीक है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं। अनस्ट्रैटिफाइड क्या होती है कि प्रॉपर इसमें स्ट्रेटा नहीं होता। जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहाँ से और क्लैरिटी मिलेगी। इसे इरप्टिव रॉक कहते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया था जो मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। तो ओवरऑल एग्जाम्पल की बात करें कि भैया इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल पूछ दिए आपसे ये ना पूछे कि वोल्केनिक क्या है, प्लूटोनिक क्या है, हाइपरबेसाल्ट क्या है, तो ये आपको पता रहेगा। हालांकि यदि आपने प्लूटोनिक के एग्जाम्पल, हाइपरबेसाल्ट के एग्जाम्पल, वोल्केनिक के एग्जाम्पल याद रख लिए हैं, तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल तो आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के 3 टाइप्स मैंने लिखे हैं। पहला हमारा टाइप है वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक यानी जो एबव द अर्थ के ऊपर आकर जो डिपॉजिट हुआ है। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर आकर जब डिपॉजिट होता है तो फाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनते हैं। फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं भैया? क्योंकि वहाँ रैपिड कूलिंग होती है, तो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता क्रिस्टल बनने के लिए। फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल तो बना ही नहीं, जब क्रिस्टल बना ही नहीं तो अब क्या बोलेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सवाल पूछेगा, देखिए वोल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये ऑफ नहीं होगा, ये कामा होगा। ट्रैप और बेसाल्ट होता है। अब पूछेगा सवाल आपसे, क्या पूछेगा कि भैया ट्रैप जो है नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का होता है कि क्रिस्टलाइन नेचर का होता है? तो क्या बताओगे आप? नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि यह रैपिड कूलिंग हुई है, क्यूब कूलिंग हुई है। ठीक है, बेसाल्ट भी आपको उसी नेचर में आ जाएगा। ठीक है, पूछेगा सर ट्रैप जो है ना इंट्रूसिव होता है कि एक्सट्रूसिव होता है? तो आपको पता होगा कि भैया एक्सट्रूसिव होता है, क्योंकि धरती के ऊपर होता है। बेसाल्ट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। आ रही बात समझ में ना? तो पकड़ में आ रही चीज़ें ना, अब तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये ट्रैप और बेसाल्ट की प्रॉपर्टी बताएंगे तो और वहाँ सीखेंगे एक एक करके, पर समझते चलिए, आप लोग समझते चलना है इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा आपका होता है बिटवीन द अर्थ। बिटवीन द अर्थ यानी ये आपका अर्थ सरफेस था
और ये आपका कोर वाला पार्ट था। मान लो यहाँ पर जो रॉक डिपॉजिट हुई थी, ये हाइपे बेफाल रॉक की कैटेगरी में आती है। इसमें आपका आता है डोलेराइट होता है और गैब्रो, ये एग्जाम्पल हैं हाइपे बेफाल रॉक के। अब जो डोलेराइट है ना, इसके भी मिनरल से बने, कुछ मिनरल्स से बने होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, फिलास्पर, है ना। जब अभी मिनरल्स के बारे में देखेंगे तो वहाँ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो डोलेराइट और गैब्रो इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपे बेफाल रॉक। इनफाइड द अर्थ जो होता है आपका, जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, वो आपका प्लूटोनिक रॉक होता है जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, जैसे ग्रेनाइट आपका होता है, फाइनाइट होता है, डायोराइट होता है, ठीक है। गैब्रो भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। ये क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। अब यहाँ तक आपको 3 चीज़ें पढ़नी है कि भैया इग्नियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक के कितने टाइप होते हैं, उन टाइप के बारे में पता होना चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि ये बात आपको पता रहेगी तो बहुत ही अच्छे से आप एम्फर कर पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए एम्फर करना, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है करना, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप ग्रेनाइट शब्द का जिक्र हुआ कि भैया जो ग्रेनाइट है आपका इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक में भी प्लूटोनिक रॉक है, क्योंकि प्लूटोनिक रॉक अपने क्रिस्टलाइन नेचर की होती है और ग्रेनाइट भी अपना क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। अब एक इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, इसके अंदर सिलिका ज़्यादा होता है, पता है आपको, सिलिका एंड आयरन होता है, सिलिका एंड आयरन होता है। सिलिका लगभग अप्रॉक्सीमेट 53% होता है। कितना होता है, 53% होता है। तो सबसे ज़्यादा सिलिका ही होता है। जैसे आपने बेफाल्ट की बात की, बेफाल्ट की बात मैंने कहाँ की थी, जफ्टा मिनट, अच्छा कहीं मैंने बात की थी ऊपर, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। बेफाल्ट के बारे में मैंने बात की, तो बेफाल्ट के अंदर लगभग 53 to 55% आपका क्या होता है, सिलिका होता है। 53 to 55% क्या होता है आपका, सिलिका होता है। FiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन एंड मैग्नीशियम होता है, आयरन एंड मैग्नीशियम होता है। इन सारे पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, इन सारे पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में। कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे धीरे धीरे कूलिंग होगी, यानी आपका जो प्लूटोनिक रॉक बना है ये फ्लो कूलिंग से बना है, फ्लो कूलिंग से बना है। जब फ्लो कूलिंग से बना है तो यहाँ पास जो स्ट्रक्चर बने हैं आपके कैसे बने हुए हैं, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हैं, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हैं। अब जब कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे कूलिंग हुई है। और ऊपर वाले जो है वोल्केनिक की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू प्लूटोनिक रॉक, एज कम्पेयर टू प्लूटोनिक रॉक। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इग्नियस रॉक को मैंने प्रॉपर क्लासीफाई किया। एक बार मैं क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको पता क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो याद करने वाली बात तो यही है यार, क्या रिवीजन करवाएंगे कि कोर है, कोर के अंदर किस तरीके से 3 टाइप के रॉक बनती है अपने, प्लूटोनिक, हाइपे बेफाल, वोल्केनिक। ये समझ में आपको आ गया तो बस इनके एग्जाम्पल याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो इग्नियस रॉक तो बन गई। अब इग्नियस रॉक में होता क्या है, जैसे आपका अर्थ था, अर्थ के ऊपर इग्नियस रॉक बनी है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये आपका इग्नियस रॉक बनी है, ये आपकी कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक में क्या होता है कि वेदरिंग एक्शन के कारण, वेदरिंग एक्शन के कारण, समझते चलिए, वेदरिंग एक्शन के कारण इनके पार्टिकल टूटते हैं, पार्टिकल टूटते हैं। अब ये पार्टिकल टूट रहे हैं, अब ये पार्टिकल टूटते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले एजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा कर के जमा हो जाते हैं। अब जो टूटे हुए पार्टिकल होते हैं ना, हमारे इग्नियस रॉक थी, समझते चलना। अब इग्नियस रॉक वेदरिंग एक्शन के कारण टूट रही, हवा पानी के कारण टूट रही, बर्फा हो रही है, बर्फ गिर रहे हैं, इन सब के वजह से पार्टिकल टूट रहे हैं। इन पार्टिकल को सेडिमेंट्स कहते हैं, इन पार्टिकल, टूटे हुए पार्टिकल को सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्स हवा के द्वारा, है ना, हवा के द्वारा बड़े पार्टिकल तो नहीं जाते, ये फ्लोइंग वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पास आकर के इस निचले एरिया में जमा हो जाते हैं, तो टाइम के साथ इन्हें बॉन्डिंग हो जाती है, टाइम के साथ ये सारे पार्टिकल आपस में बॉन्डिंग के कारण जमा हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। मतलब मैंने क्या कहना चाहता हूँ कि पहले इग्नियस रॉक थी, फिर वेदरिंग एक्शन के कारण पार्टिकल टूटते हैं, फिर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के थ्रू, ये एजेंसीज के थ्रू पार्टिकल जाते हैं,
फिर एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये पार्टिकल आपस में जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर एक बॉन्ड बना लेते हैं, फिर रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक किसके थ्रू बनती है, वेदरिंग एक्शन के थ्रू। वेदरिंग एक्शन के थ्रू हमारे जो एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसमें वेदरिंग एक्शन होता है और उसके कारण हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इनके एग्जाम्पल्स याद रखिए, जिप्सम होता है, सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, सेल्फ होता है, ग्रेवल होता है और लिग्नाइट होता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम्पल सवाल में पूछेंगे और मैं इनको और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इनके बारे में, बट अभी इतना ध्यान रखो आप। ये एग्जाम्पल किसके, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब क्या होता है, टाइम के साथ में हमारी जो रॉक बनती है, टाइम के साथ में जो हमने रॉक जो रॉक बनी, ठीक है, जो हमारी ये कौन सी रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक थी और इग्नियस रॉक थी। टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, या पर यूँ कहें कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, तो इनके कारण दूसरे टाइप की रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है ना। या फिर इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनके करेक्टर में चेंजेस आते हैं, जिसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और इस तरीके से बनने वाली रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मैंने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंज विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इनके अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं और इससे जो रॉक बनती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक किससे बन रही भैया, आपके इग्नियस रॉक से बन रही है और आपके सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है। इन दोनों टाइप के रॉक से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है। एक्चुअल में तीनों टाइप के जो रॉक का जो ओरिजिन है, जहाँ फिर बनती है, वो मैग्मा है। मैग्मा ऊपर आया तो लावा बना, लावा जब सूख गया तो इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक के टूटने से सेडिमेंट्री रॉक बनी। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसमें करेक्टर में चेंजेस आते हैं, जिसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और उससे जो रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पता होना चाहिए, 2 लाइन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन होगा ना, पहले कोई और रॉक रही होगी, फिर दूसरे टाइप की रॉक बनेगी। देखो यहाँ पास ये टेबल दिख रही है, जैसे आपका जो पहला ओरिजिन ग्रेनाइट हमारा कौन सा रॉक था, ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक था, तो जो कि निज में कन्वर्ट हो गया। फाइनाइट भी निज में कन्वर्ट हो गया। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो गया। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है, फिर स्विफ्ट में कन्वर्ट होता है। मर्ल आपका मार्बल में कन्वर्ट होता है। फेल आपका फ्लैट, स्विफ्ट और फाइलाइट में कन्वर्ट होता है। मड स्टोन आपका फ्लैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डोलोमाइट आपका मार्बल में कन्वर्ट होता है। डोलेराइट बेसाल्ट स्विफ्ट में कन्वर्ट होता है। कांग्लोमेरेट निज और स्विफ्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं अच्छे से इनको एक करके डिस्क्राइब करूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की और तीनों टाइप के रॉक के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के डाउट आते हैं, जिसमें मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ बीएमसी को, तो बच्चों के डाउट आते हैं, सर आपने कहा कि भैया कि कुछ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं जब इग्नियस रॉक बनती है, वो कैसे बनते हैं। इस इमेज के थ्रू देखिए, ये आपके फाइन स्ट्रक्चर है। आप क्या बता सकते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि जब आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देख करके बता सकते हैं भैया इसमें कौन कौन से मिनरल से मिलके बना हुआ है, और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप देख करके नहीं बता सकते किस किस मिनरल से बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें आपको पता चल रहा है कि भैया किन किन मिनरल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आपके फाइन ग्रेन है, ये फाइन ग्रेन है। ठीक है, फाइन ग्रेन कैसे बनते हैं, फास्ट कूलिंग के, मैग्मा के फास्ट कूलिंग के कारण बनते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल क्रिस्टल को आप नहीं देख सकते फाइन ग्रेन के अंदर, लेकिन कोर्स ग्रेन के अंदर आप इंडिविजुअल क्रिस्टल को देख सकते हैं। वाइट क्रिस्टल है, ब्लैक क्रिस्टल है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये फ्लो कूलिंग के कारण बनते हैं, फ्लो कूलिंग के कारण बनते हैं। और मिक्सचर ऑफ फाइन एंड कोर्स जो आपका होता है हाइपे बेसाल होता है। क्या होता है, हाइपे बेसाल। हाइपे बेसाल जो आपका इग्नियस रॉक होता है ना, मिक्सचर होता है किसका, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन दोनों का। ठीक है, वेरी रिपीड कूलिंग होती है तो ग्लास जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ग्लासी स्ट्रक्चर, ग्लास बन जाता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन करवाने के बाद, ठीक है, इनको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे, एफएफपी जेई के, आरआरबी जेई के, ईएफई के, ये देखो आईएएफ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल पूछा है ना, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने अभी बताया ना आपका, मार्बल किस टाइप का राख होता है, ठीक है, मार्बल किस टाइप का राख होता है। तो ये आपको आसानी से करने में बहुत, यदि आपने पढ़ लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगा करना। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले हम केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसके आए हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि हम समरी करें आज हमने क्या क्या सीखा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, तो इस लेक्चर के अंदर यदि समरी में आप देखेंगे तो हमने 2-3 चीज़ें बताई आपको मोटी मोटी। पहला हमने बताया कि भैया बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बताया। दूसरा हमने बताया आपको कि पर्टिकुलर चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 जो आपका रहने वाला है, चैप्टर 1 स्टोन में हम किन किन टॉपिक को स्टडी करेंगे। फिर इन टॉपिक के अंदर हमने फोर्स ऑफ स्टोन वाले टॉपिक को अच्छे से देखा, फोर्स ऑफ स्टोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में आपका इग्नियस वाला कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो आपके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल और केमिकल पेंडिंग में है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से इनको देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई भी डाउट आता है, ये 9340888429 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो प्रॉपर सारे डाउट आप पे क्लियर होंगे, ठीक है, प्रॉपर सारे डाउट क्लियर होंगे। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इन क्लासेस के अंदर ये हमारा क्या है ना, बिल्कुल हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं आपका। इस तरीके से फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा कि आपको अगेन ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना होगा। हमने बीएमसी को अच्छे से नहीं पढ़ा था, हर एक चीज़ को मतलब बहुत ही कम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है ना, इंडिया के अंदर कोई सा भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, ये हमारी पूरी की पूरी गारंटी है। इस पर पूरा रिसर्च करके बना रहे हैं कंटेंट, ठीक है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे कांटेक्ट करिए। कंप्लीट कोर्स के लिए द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइए। आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमें इस नंबर पे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।